हेलो ट्रेडर्स। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वीकली सेक्टोरल एनालिसिस। दोस्तों, ऑलमोस्ट अभी इलेक्शन रिजल्ट्स आने के लिए ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट आ जाएगा एंड देयर कुड बी अ प्रीटी बिग मूव इन द मार्केट। और यही शायद सोच सभी लोग लेके चल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मार्केट शायद नीचे आ जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ से 25,000 चला जाएगा। Now everyone has their own right to speak about markets, but मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम इस वीडियो में मैं क्या करूंगा कि पहले मेरा जो व्यू है रिलेटेड विद टेक्निकल एनालिसिस, पहले वो मैं शेयर करूंगा विद ऑल द इंडेक्सेस एंड कुछ स्टॉक्स। और उसके बाद लास्ट वीडियो के एंड में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपके साथ शेयर करूंगा। वो मैसेज को प्लीज सुनिएगा, आपके लिए वो काम आएगा। बिकॉज जब भी मार्केट एक बहुत बड़ा मूव देता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो जनरली इट कैन बी वेरी वेरी प्रॉफिटेबल कैन यू फॉर यू, और या तो लॉस भी दे सकता है। सो प्लीज वो मैसेज को जरूर सुनिएगा और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं निफ्टी फ्यूचर्स जो कि डेली चार्ट है और वीकली। तो वीकली चार्ट में आई थिंक कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ है। कैंडल्स, हाँ मैं मानता हूं कि कल के दिन तक ये जो आज का बाउंस बैक आया ये नहीं आता तो यहाँ पे जो कैंडल बनता वो डार्क क्लाउड कवर जैसा बन जाता एंड इट वुड नॉट बी गुड। बहुत अच्छा शायद वीकली चार्ट क्लोज नहीं देता, बट फिलहाल मैं बोल सकता हूँ कि ठीक ठाक है, ट्रेंड ऊपर की तरफ है। डेली चार्ट में मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा करेक्शन आया है। यस, ऊपर से प्राइस थोड़ी सी नीचे आई है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो मैंने आपके साथ सपोर्ट शेयर किया था सबके साथ, आई थिंक सपोर्ट बैंड है 22,552 से लेके 22,686, ये जो पूरा सपोर्ट बैंड है ये ग्रीन कलर में दिख रहा है। ये कल के दिन आई थिंक अगर आपने देखा होगा तो कल इसके नीचे क्लोज हुआ, बट आज गैप अप हो गया। सो ये क्या हो रहा है, ये वोलेटिलिटी है। अगर मैं 1 आवरली चार्ट में अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए पूरा मार्केट ऊपर से नीचे आ गया, यहाँ पे हैमर बनाया, और ये जो हैमर भी बना ना, वो हैमर कहाँ बना पता है? एट 61.80% फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे कैंडल स्टिक क्लस्टर है। तो ये जो कैंडल स्टिक क्लस्टर है ये अलोंग विद दिस 61.80% रिट्रेसमेंट यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और मार्केट ऊपर जाने के बदले दूसरे दिन सीधा गैप अप खुल रहा है मार्केट। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट नजदीक है। दिस इज वोलेटिलिटी। और यहाँ पे एक छोटा सा हमको एक ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है ये वाले कैंडल में, जो जो कि ठीक है, ये कुछ गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ज्यादा बुलिश मूवमेंट चाहिए, अच्छा सा ट्रेंड चाहिए ऊपर की तरफ, तो मेरे हिसाब से जब तक मार्केट 23,000 के ऊपर या 23,050 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता ठीक से विद बिग ग्रीन कैंडल, आई थिंक इतना आसान नहीं रहेगा मार्केट के लिए ऊपर जाने के लिए भी। हमारे पास और एक दिन है मंडे का, नो डाउट, क्योंकि ट्यूसडे को रिजल्ट्स आएंगे। मंडे तक देखते हैं क्या होता है। क्या हम 22,703 से लेके क्या 23,000 एक ही दिन में चले जाएंगे? 300 पॉइंट मार्केट रैली देगी, ये हमको मंडे को ही पता चलेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद इलेक्शन के रिजल्ट के दिन कुछ हो, ये हमको देखना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप सपोर्ट अगर चेक करते हैं तो ये सपोर्ट है प्रीवियस, ये जो लो है प्रीवियस लो, यानी कि अभी जो फ्राइडे थर्सडे का जो लो था वो एक सपोर्ट है। और उसके नीचे अगर आप देखोगे 22,378, ये भी एक छोटा सा सपोर्ट है। अगर इसके नीचे हम लोग क्लोज देते हैं तो शायद से मार्केट वापस एक बार 21,900 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। सो फार सो गुड, सो फार सब कुछ चीजें ठीक ठाक हैं। बिकॉज बैंक निफ्टी ने लास्ट 1-2 दिन में ठीक ठाक सपोर्ट दिया है। कल भी बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे आई थी, बट हाँ अगर आप कैंडल देखोगे तो कैंडल कुछ खास इतना अच्छा नहीं है। बट मैं इतना जरूर बोलूंगा कि एटलीस्ट एक ग्रीन कैंडल है, रेड नहीं है। और आज के दिन जो कैंडल बना है इट इज लाइक अ हैमर, इट लुक्स लाइक अ हैमर। हालांकि ये जो हैमर जिस जगह पे बना है दैट पर्टिकुलर प्लेस इज नॉट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इट इज एन एवरेज सपोर्ट, ठीक ठाक सपोर्ट है मैं बोलूंगा। और ये देखिए ये जो सपोर्ट का मैंने बैंड बनाया हुआ है यहाँ पे, यहां से पहले सपोर्ट लिया मार्केट ने, दूसरे दिन गैप अप हुआ है। गैप अप होने के बाद अगर आप देखो लास्ट 2 दिन में लगातार जो मैंने सपोर्ट बैंड दिया उसके नीचे गया ही नहीं। और ये सपोर्ट बैंड मैं आपको बता देता हूं क्या है। ये सपोर्ट बैंड है 48,862 से लेके 49,001, ये पूरा एक सपोर्ट बैंड है।
तो मार्केट ने उस सपोर्ट बैंड को रिस्पेक्ट किया और वहां से प्राइस ऊपर जाने लगा, यानी कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है मुझे इन कंपैरिजन विद निफ्टी, बिकॉज आईटी पैक ने पूरा जो रैली है उसको, उसका मूड खराब कर दिया। बेसिकली इट एक्टेड एज अ स्पॉइल स्पोर्ट, पूरा आईटी जो पैक है वो नीचे आ गया है। ठीक है, अभी अगर हम पीएसयू बैंक्स की बात करें तो पीएसयू बैंक्स अगर आप सेक्टर वाइज देखते हो, सेक्टोरल चार्ट देखते हो, तो ये मैंने पहले भी कहा है, आज भी मैं वही कहूंगा, कोई मेरा व्यू में चेंज नहीं है, दैट ओवरऑल आपको यहाँ पे काफी टाइम ऊपर नीचे ऊपर मूवमेंट दिखेंगे, बट अगर आप ओवरऑल अगर देखते हो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर को, तो ये ज्यादातर एक कंसोलिडेशन मोड में है। और इस पूरे सेक्टर में फिलहाल के लिए मुझे एक स्टॉक ऐसा दिख रहा है जो कि पॉजिटिव है, और वो है यूनियन बैंक। आई थिंक लास्ट 3-4 दिन पहले इसने स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है एट 156 157, उसके बाद दूसरा दिन स्टॉक ऊपर जाके रिट्रेस हुआ और आज वापस ये स्टॉक ऊपर था। तो ओवरऑल आई थिंक एज अ पोजिशनल ट्रेडर लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर अपना एनालिसिस कर सकते हैं, बट नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है, दूसरा अगर हम पीएनबी को देखें, पीएनबी एक ऐसा स्टॉक है जो कि फिलहाल इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग या इतना ज्यादा लुक्रेटिव नहीं है, बट एज अ पोजिशनल ट्रेडर मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर जरूर अपना स्टडी रखूंगा, वॉच रखूंगा, और जब भी मुझे लगेगा कि इसमें राइट टाइम है एंट्री लेने का, आई विल बी वेटिंग फॉर दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिलहाल मेरे पास ये दो स्टॉक्स हैं पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर में एक स्टॉक मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, हालांकि उसका चार्ट अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि उसमें ज्यादा कुछ पॉजिटिव दिख नहीं रहा है। अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो आपको ज्यादा पॉजिटिव इतना दिखेगा नहीं, बट द थिंग इज यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया है आईसीआईसीआई बैंक में, आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फर्स्ट डे ब्रेकआउट का, ये सेकेंड डे है ब्रेकआउट का, उसके बाद स्टॉक ने कंसोलिडेट करके रिट्रेस किया है। और मेरा ऐसा मानना है जब तक ये पर्टिकुलर सपोर्ट नहीं टूटेगा, स्पेशली 1080, जब तक 1080 नहीं टूटेगा ना, तब तक चांसेस हैं कि वापस आईसीआईसीआई बैंक ऊपर की तरफ जा सकता है। देयर आर चांसेस, बट यहाँ पे एक छोटा सा गैप था, डाउनसाइड गैप, वो भी फिल हो गया है। अभी मंडे और ट्यूसडे को देखते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या होता है। ठीक है, एनर्जी पैक, एनर्जी पैक अगर आपको याद हो, मैंने शायद ये 2 या 3 वीडियो पहले मैंने एक स्टॉक के बारे में बात किया था, और वो था हिंदुस्तान पेट्रोलियम। और आई थिंक वो टाइम पे स्टॉक 500 के करीब था, 500 या 505 के आजू बाजू। तो 505 506 वाला जो स्टॉक था ऊपर में 550 560 को टेस्ट कर चुका है, एंड एज अ स्विंग ट्रेडर आई थिंक लोगों को यहाँ पे अच्छा चांस मिल गया। दूसरा मेरे पास जो एक स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। एज अ पोजिशनल ट्रेडर में इस स्टॉक के ऊपर मैंने वॉच रखा हुआ है। स्टॉक ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया यहाँ पे 23 मई को, बट किसी रीजन की वजह से, भी क्या रीजन है मुझे भी नहीं पता, बिकॉज आई डोंट गो इन द रीजंस, आई एम मोर ऑफ अ चार्टिस्ट एंड आई फील प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक 2800 या 2820 के नीचे क्लोज नहीं देता है, स्पेशली 2800, तब तक ठीक है। अगर उसके नीचे क्लोज दे देता है तो जो भी ये पॉजिटिव व्यू बना है रिलायंस में, आई थिंक वो, मेरे हिसाब से मैं उसको देखना बंद कर दूंगा, नेगेट हो जाएगा व्यू, यानी कि वो व्यू कैंसिल हो जाएगा। बट जब तक ये लेवल सरपास नहीं करता है रिलायंस इंडस्ट्रीज नीचे की तरफ, मेरे हिसाब से पॉजिटिव व्यू इसमें मैं बनाए रखूंगा। और अगर वापस इसके ऊपर जाता है 2986 या 3000 के ऊपर, तो ये ज्यादा कंफर्मेशन के साथ स्टॉक ऊपर जा रहा है, विच विल बी अ रियली पॉजिटिव थिंग फॉर दिस स्टॉक, बहुत ही अच्छा साइन होगा ये। मेटल पैक, मेटल पैक में आई थिंक मैं अपना सेम व्यू दूंगा लास्ट टाइम भी जो मैंने दिया था। एज अ सेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर है इन कंपैरिजन विथ मेनी अदर सेक्टर्स। जितने दूसरे सेक्टर्स हैं, आप चाहे आईटी बोलिए, ऑटो बोलिए, फिर फाइनेंस बोलिए, कंजम्पशन सेक्टर बोलिए, इन सब में मेरे हिसाब से मेटल ने बहुत ही अच्छा रैली दिया है। और मेरे हिसाब से एज अ ट्रेडर अभी का जो टाइम है, मेरे हिसाब से किसी भी स्टॉक में अगर आपकी पोजीशन है तो सबसे पहले ध्यान रखिए, जो अभी का जो टाइम है इसमें आपको अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के ऊपर ध्यान देना है। यानी कि इफ यू हैव ओपन पोजीशंस और आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं मार्केट में, तो ये एक अच्छी बात है
कि आपको अपने प्रॉफिट्स लेके निकल जाना चाहिए पोजीशन में। ये टाइम नहीं है नया पोजीशन बनाने का मेटल स्टॉक्स में। आई थिंक हमको वेट करना पड़ेगा। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आई एम प्रीटी श्योर आपके पुराने पोजीशंस चल रहे हैं विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस। बट अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो शायद मैं वेट करूंगा इस सेक्टर को और ज्यादा नीचे आने के लिए। ठीक है। ऑटोपैक, ऑटोपैक और एक सेक्टर है जो कि बहुत बार ऐसा हुआ जिसमें नेगेटिव डाइवर्जेंसेस भी आए। यहाँ पे भी एक नेगेटिव डाइवर्जेंस हुआ, बट आई थिंक इस पर्टिकुलर सेक्टर को कोई पड़ी ही नहीं है नेगेटिव डाइवर्जेंस की। कंटिन्यूसली रैली चल रही है इसमें। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो, आपके पास ऑटो स्टॉक्स ऑलरेडी होल्डिंग में पड़े हुए हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस टाइट करते जाइए, बिकॉज आपको काफी ज्यादा पैसा आ रहा है। और अगर स्टॉक रिवर्स कर रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, और अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है, तो शायद मुनाफा लेके प्रॉफिट लेके निकल जाइए मार्केट में से। ये कोई ऐसा टाइम नहीं है जहां पे आप एक नया पोजीशन बना सकते हो स्टॉक्स में। बट मेरे हिसाब से एक स्टॉक जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, और वो है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर एक ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक 2136 से आई थिंक मार्केट 2270 की तरफ भी गया, फिर आज रिट्रेस भी किया। रिट्रेस करने के बाद आई थिंक ये कंसोलिडेट करता है, और अगर 2100 नहीं तोड़ता है तो वापस ये स्टॉक को चांसेस रहेगा कि शायद ये ऊपर जा सकता है। ठीक है। फाइनेंस पैक, देखिए फाइनेंस पैक में मेरा एक व्यू सिंपल है कि ओवरऑल जो सेक्टर है वो अप ट्रेंड में है, बट यहाँ पे इसको सप्लाई आ रहा है। ये प्रीवियस हाई है और ये रीसेंट हाई है। तो इस लेवल के ऊपर जैसे ही सेक्टर जाता है, सेक्टोरल चार्ट जाता है, तो आई थिंक एज अ ट्रेडर जो भी फाइनेंस के स्टॉक्स है मैं उनको देखना स्टार्ट करूँ। तब तक मैं वेट करना चाहूँ। कंजम्पशन पैक, कंजम्पशन पैक मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल एज अ सेक्टर इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है। बट बहुत बार ऐसा हुआ है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर ने काफी अच्छे चांसेस दिए हैं स्विंग ट्रेडर्स को। एज ऑफ नाउ सेक्टर नीचे भी आया है एंड शायद सपोर्ट के इर्द गिर्द भी घूम रहा है मेरे हिसाब से। बट एज ऑफ नाउ सिंस इलेक्शन रिजल्ट्स इज कमिंग अप ऑन ट्यूसडे, इसके लिए मैं कोई नया पोजीशन नहीं लेना चाहूंगा। मैं वेट करूंगा, क्योंकि मार्केट रोज ओपन होगी रोज बंद होगी। एक दिन में कोई मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं कमाने वाला। तो मैं वेट करूंगा राइट टाइम का, और उसके बाद ही मैं नया पोजीशन बनाऊं। एफएमसीजी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर मेरे हिसाब से काफी अच्छा कंसोलिडेट किया यहाँ पे डेली चार्ट में। अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट में कंसोलिडेशन करने के बाद काफी ट्राई किया स्टॉक ने, सेक्टर ने ऊपर जाने का। ऊपर जाके वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, बट यहाँ पे प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ पाया, और ये प्रीवियस लो तोड़ दिया है यहाँ पे। सो एज ऑफ नाउ मैं इस सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। मैं वेट करूंगा ताकि मुझे कुछ क्लियर ट्रेंड दिखाई दे इस पर्टिकुलर सेक्टर में। जब तक मुझे कुछ क्लियर ट्रेंड नहीं दिखता है, मैं इस सेक्टर में ट्रेड नहीं करना चाहूंगा। आई विल स्टे एट द साइडलाइंस, यानी कि सिर्फ देखता रहूंगा। जब भी मुझे इसमें कुछ हाई प्रोबेबल दिखेगा उसके बाद ही मैं इसमें पोजीशन बनाना चाहूंगा। राइट। इंफ्रा पैक, इंफ्रा पैक अगर आप देखोगे तो इंफ्रा पैक हैज डन वेरी वेल फॉर इटसेल्फ, यानी कि काफी अच्छी तरीके से रैली की है। और ये भी एक सेक्टर ऐसा है जिसमें बहुत बार नेगेटिव डाइवर्जेंसेस आए, बट उसके बाद भी ये सेक्टर रैली करता रहा और करता ही रहा। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में आई थिंक ओवरऑल काफी ज्यादा ऊपर चले गया है, ओवर स्ट्रेच भी है। बट एक स्टॉक मेरे हिसाब से जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगता है वो है एसीसी। अगर ये स्टॉक मेरे हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट उसने दिया तो है, बट ये कैंडल मुझे पसंद नहीं। अगर ये प्रॉपर बिग ग्रीन कैंडल बनाता है जिसमें शैडोज नहीं है, बस इस पर्टिकुलर डेट को 23 तारीख को जो इसने कैंडल बनाया ना, इसमें लोअर शैडो है, तो मुझे वो शैडो नहीं चाहिए। तो अगर एक अच्छा कैंडल बनाता है, मारी बूजो कैंडल या तो बिग ग्रीन कैंडल जो इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोज होता है 2680 2690 ठीक तरह से, तो शायद इस स्टॉक में रैली आ सकती है। ठीक है।
आईटी पैक, देखिए आईटी पैक में आपको थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो क्या हो गया, क्रैश हो गया आईटी पैक, ठीक है। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो आपको लगेगा यहाँ पे प्रीवियस जो सपोर्ट था, प्रीवियस हाई था यहाँ पे, उसके नीचे ऑलरेडी चल रहा था और अभी एक वापस नीचे जाने लगा। बट अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम खोलता हूं तो मंथली टाइम फ्रेम में कुछ और दिखाई देगा। मंथली टाइम फ्रेम में इतना सेक्टर नीचे आ गया है, बट अभी भी हम 50% रिट्रेसमेंट के आजू बाजू ट्रेड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट वहां पे ही ट्रेड कर रहे हैं 32,392, इतना नीचे आने के बाद भी। सो कभी कभार कैसा होता है कि एज अ ट्रेडर आपको शॉर्ट टर्म चार्ट्स में जरूर दिखाई दे कि प्राइस नीचे आ गई है, बट आपको बड़े चार्ट्स जो हैं, हायर टाइम फ्रेम के चार्ट्स जो हैं, वीकली मंथली, उसमें भी आपको ध्यान देना चाहिए। बिकॉज जस्ट इमेजिन कि अगर आप एक स्टॉक में या एक सेक्टर में शॉर्ट हो जाते हो जहां पे वीकली या मंथली जो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है लॉन्ग टर्म का, वो सपोर्ट पे चल रहा है, और अगर वहां से बाउंस बैक अगर आ गया, शार्प बाउंस बैक आया, तो क्या होगा, राइट। तो एज ऑफ नाउ मैं अभी भी वेट करूंगा। मैं कोई व्यू नहीं दे रहा हूं कि यहाँ से सेक्टर बाउंस बैक करेगा या वीक है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि जो सेक्टर है एक अप ट्रेंड में था, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम चार्ट में, मैं डेली की बात नहीं कर रहा हूं। उसके बाद ये रिट्रेस हुआ है 50% रिट्रेसमेंट पे, और ये रिट्रेसमेंट स्ट्रांग है। अभी यहां से ये सेक्टर बाउंस बैक करेगा या ये सेक्टर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, ये तो सिर्फ टाइम ही बताएगा। बट मैं इतना जरूर श्योर हूं कि मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना चाहूंगा एक ऐसे सेक्टर में शॉर्ट साइड पे जहां पे लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा सपोर्ट मेक्स नो सेंस, और आई एम प्रिटी श्योर आप भी शायद नहीं करना चाहोगे। फार्मा पैक, फार्मा पैक को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो आप ये देखेंगे फार्मा पैक में बहुत अच्छी रैली आई है, और जो प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज से काफी दूर है। इसके लिए लास्ट जो 3 कैंडल हम देख पा रहे हैं, बिकॉज ये करंट मंथ भी अभी खत्म हो चुका है, बिकॉज आज 31st है, तो लास्ट 3 कैंडल देखोगे तो छोटे हैं। व्हाई? बिकॉज मार्केट कैचअप कर रहा है। कैचअप यानी कि प्राइस उधर ही है, सिर्फ ऊपर नीचे हो रहा है, मूविंग एवरेजेस करीब आने की कोशिश कर रहे हैं प्राइस की तरफ। और ये सेम चीज अगर हम वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में देखें तो हमको और मैग्नीफाइड व्यू में दिखेगा कि और ज्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर हम डेली चार्ट पे जाएंगे तो हमको और ज्यादा डेटा दिखेगा साइडवेज। तो बेसिकली मैं इतना ही बोलूंगा कि साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है फार्मा सेक्टर में, और कुछ नहीं है। इसमें मैं 2 स्टॉक्स के ऊपर स्ट्रेस करना चाहूंगा, पहले भी मैंने किया, आज भी वापस करूंगा। फर्स्ट जो स्टॉक है अबाउट इंडिया। अबाउट इंडिया बहुत अच्छे अप ट्रेंड में था, उसके बाद करेक्ट भी हुआ। फिलहाल ये कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर नीचे कंसोलिडेशन कर रहा है, मोमेंटम इसमें खत्म हो चुका है। अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है, समझो 27,400 या 27,500 के ऊपर ब्रेकआउट देता है, देन एज अ पोजिशनल ट्रेडर आई थिंक लोगों को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, एनालिसिस भी करना चाहिए। एज अ पोजिशनल ट्रेडर, मैं स्विंग ट्रेडर की बात नहीं कर रहा। और जो दूसरा स्टॉक है वो है सिप्ला। सिप्ला एक ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे। यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद इट इज कंसोलिडेटिंग। काफी टाइम ऐसा होता है मार्केट में कि फर्स्ट ब्रेकआउट देने के बाद पहले प्राइस साइडवेज चली जाती है और उसके बाद सेकेंड लेग ऑफ रैली आता है। तो मेरे हिसाब से ये पहले कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन करने के बाद डेली चार्ट में अगर ये लोअर लेवल्स को नहीं तोड़ता है ज्यादा नीचे की तरफ, तो वापस रैली ऊपर कंटिन्यू हो सकती है। पीएसई सेक्टर, पीएसई सेक्टर मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा चांस मिला था लोगों को एज अ स्विंग ट्रेडर पोजीशन लेने के लिए। प्राइसेस ऊपर भी गए, नीचे भी आए। तो आई गेस एज अ ट्रेडर मैं फिलहाल इस पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ नहीं करूंगा। मैं वेट करूंगा फॉर दिस सेक्टर कि ज्यादा और नीचे आए और अच्छे लेवल पे जहां पे रिस्क रिवॉर्ड और ज्यादा बेटर है स्विंग ट्रेडर के लिए, मैं उसके लिए वेट करूंगा। अगर हम रियलिटी पैक को देखें, यानी कि रियलिटी सेक्टर को देखें, तो वहां पे भी सेम चीज आपको दिखाई देगी कि यहाँ पे बहुत अच्छा चांस मिला। अभी सेक्टर नीचे आने की ट्राई कर रहा है। हाँ, आज गैप अप हुआ था, बट अगेन एक इन्वर्टेड हैमर हो गया। सो आई गेस यहाँ पे मैं कोई नया पोजीशन नहीं बनाना चाहूंगा। मैं वेट करूंगा एक ऐसे लेवल के लिए, एक ऐसे चांस के लिए जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक स्विंग ट्रेडर के लिए बहुत बेटर है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखोगे 924 वाला जो प्राइस था 988 गया, यहाँ पे जो प्राइस था 947 वाला, ये ऑलमोस्ट 1033 पे गया। बट यहाँ पे और ज्यादा डिप नहीं आया। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि ये जो सेक्टर है और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, यानी कि उसके जो स्टॉक्स हैं,
और ज्यादा करेक्ट करे और करेक्शन के बाद एक अच्छी रैली ऊपर की तरफ हमको मिले। मिड कैप सेक्टर में भी मैं सेम ही बोलूंगा। आई थिंक यहाँ पे हमको दो चांसेस मिले, इनफैक्ट मिड कैप में तो बहुत ज्यादा चांस मिले हैं। ये देखिए, मल्टीपल चांसेस बेसिकली टू मेक मनी। ये वाला ठीक ठाक था, यहाँ पे कुछ खास नहीं हुआ, बट ये वाला देखिए, ये चांस देखिए, ये तो बहुत बड़ा था। सो बेसिकली ये करेक्शन अभी छोटा करेक्शन है। आई थिंक करेक्शन अगर और डीप होगा और अगर एक स्विंग ट्रेडर को चांस मिलेगा तो शायद मैं वापस री एंट्री करने की जरूर सोचूंगा। अब मैं दोस्तों बहुत एक इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस आपके साथ शेयर करूंगा। ये मैंने मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर भी डाला था। जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन का रिजल्ट आता है, स्पेशली लोकसभा इलेक्शन, हम लोग सब बात कर सकते हैं। कोई बोलेगा कि 25,000 आ जाएगा, कोई बोलेगा कि पहले मार्केट नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, कोई बोलेगा ओके ये नॉन इवेंट हो जाएगा, मार्केट इधर ही ऊपर नीचे होता रहेगा, ऑप्शंस के प्रीमियम गिर जाएंगे। सबके पास अपनी अपनी थियरी है, सबके पास अपनी अपनी थियरी है। हम चार्ट्स भी देख सकते हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। बट दो चीज यहाँ पे समझनी जरूरी है कि सबसे पहली बात यह है कि एक्चुअली इवेंट के दिन क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता। ये जब होगा तब हमको पता चलेगा, और उस दिन इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी जनरली होती है। समझो कि अगर बहुत बड़ा रैली या बहुत बड़ा करेक्शन ना भी आए, एक छोटे से रेंज में भी अगर ऊपर नीचे हो, तो उस दिन टेक्निकल एनालिसिस के जो लेवल्स हैं उतने ज्यादा स्ट्रांगली काम नहीं करते। तो सबसे पहली चीज मैं जो आपको कहूंगा कि ज्यादा ओवर लेवरेज पोजीशंस कैरी मत करिए। अगर आपने कैरी किए हैं तो आपके पास मंडे का दिन अभी भी है, अगर आपको पोजीशन कम करनी है तो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पोजीशंस कैरी मत करिए, मेरे पास भी ओपन पोजीशंस हैं, बट आई विल मेक श्योर कि मेरी पोजीशन ज्यादा लेवरेज पोजीशंस नहीं है। पहली बात ये है। और दूसरा, मेरा जो एक्सपोजर है मार्केट में मेरे पूरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का, वो मेरे हिसाब से 0.4 टू 0.5 है। यानी कि 40 टू 50% ही मैंने एक्सपोजर लिया, उससे ज्यादा नहीं। एक्सपोजर कम रखना जरूरी है। आप पोजीशन जरूर कैरी कर सकते हो, बट हाँ, नया पोजीशन अगर आप, जो पुरानी पोजीशन है जिसमें 50% आपने बुक कर दिया है, फर्स्ट सेकंड टारगेट आ चुके हैं, उसमें आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी बिकॉज वो रिस्क फ्री ट्रेड है। बट नया पोजीशन जो आप क्रिएट करोगे अब, वो उसमें आपको रिस्क हो सकता है बिकॉज उसमें अभी तक आपका 50% भी आपने बुक नहीं किया है। तो ये जरूर सोचिएगा। और एक चीज और बोलना चाहूंगा दोस्तों कि मार्केट रोज 9 सवा 9 को ओपन होगी और रोज 3:30 को बंद। मंडे इज नॉट द लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग ऑफ योर लाइफ। एंड वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर दैट छोटा पैसा बनाना ये ज्यादा बेटर है बड़ा लॉस होने के बजाय। और आपका जो पैसा है वो हार्ड अर्न मनी है, सो प्लीज रिस्पेक्ट योर हार्ड अर्न मनी एंड टेक द डिसीजन इन योर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑलराइट, ट्रेड लेस, ट्रेड वाइजली। थैंक यू।